नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की साइंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की साइंस। तो ये हमारा क्लास 7th की साइंस जो हम पढ़ने जा रही है उसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात की थी। तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो आप उसे ज़रूर देखें एक बार। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण होती है चालन कहलाता है। तो देखिए, वह प्रक्रम या फिर वह प्रक्रिया या फिर वह प्रोसेस, तो वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जब वो स्थानांतरण होती है, मतलब जब ऊष्मा क्या होती है कि गर्म सिरे से जब ठंडे सिरे की ओर जाती है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चालन। तो जब ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। अब जो भी पदार्थ क्या है, अपने से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्मा का चालक। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, आयरन मतलब कि लोहा, तथा कॉपर मतलब कि तांबा आदि। तो जो ये एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर हो गया, इन सभी से हम क्या है, ऊष्मा को आसानी से जाने दे सकते हैं। इसीलिए किसमें आते हैं, इसीलिए ये ऊष्मा चालक के अंतर्गत आते हैं। तो ये होता है हमारा ऊष्मा का चालक। मतलब जो पदार्थ क्या है, अपने से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा ऊष्मा का चालक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो जो पदार्थ क्या है, अपने से ऊष्मा को जाने नहीं देते उसे क्या कहते हैं, उससे हम कुचालक कहते हैं। और जो ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम चालक कहते हैं, क्योंकि वो उस पदार्थ के अंदर क्या है, वो आसानी से जा सकती है। लेकिन जब ऊष्मा क्या है, किसी पदार्थ में आसानी से नहीं जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कुचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक तथा लकड़ी। अब जो प्लास्टिक और लकड़ी है इसमें से क्या है, ऊष्मा आसानी से नहीं जा सकती है, जबकि जो आपका लोहा था, आयरन जिसे हम कहते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जितनी भी धातुएं हैं सभी में से क्या है, ऊष्मा आसानी से जा सकती है। इसीलिए वो सभी क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। लेकिन क्या है कि आपका जो प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गई, इसमें क्या है, ऊष्मा आसानी से नहीं जा सकती है, इसीलिए इसे हम कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। तो सूर्य से जो हम तक ऊष्मा आती है, जिस प्रोसेस के द्वारा आती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। तो जितने भी गर्म पिंड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, विकिरणों के रूप में क्या ऊष्मा विकृत करते हैं। नेक्स्ट हमारा, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरण होती है। तो ऊष्मा क्या होती है, हमेशा उच्च ताप के पिंड से कहाँ आती है, निम्न ताप के पिंड में आती है। तो ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर ही आती है, मतलब कि स्थानांतरण होती है। नेक्स्ट हमारा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण हो सकती है। तो जो ऊष्मा है वो क्या है, 3
प्रक्रमों के द्वारा, 3 प्रक्रिया के द्वारा क्या है स्थानांतरण होती है। किसी भी वस्तु में ऊष्मा क्या है 3 प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरण होती है। अब ये 3 प्रक्रिया या फिर 3 प्रोसेस है क्या, तो वो है आपका चालन, संवहन तथा विकिरण। तो जानते हैं एक एक के बारे में कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालन की। तो में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। तो जो ठोस होती है, मतलब कि ठोस जो आपकी वस्तु है, जैसे कि आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर हो गया, तो इन सभी में ऊष्मा क्या है किसके द्वारा स्थानांतरण होती है, तो वो होती है चालन के द्वारा। तो ठोसों में ऊष्मा किसके द्वारा स्थानांतरण होती है, तो ठोसों में ऊष्मा चालन के द्वारा स्थानांतरण होती है। नेक्स्ट है हमारा द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। तो जो हमारा द्रव पदार्थ हो गए और जो गैस हो गई है, इन सभी में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है किसके द्वारा, संवहन के द्वारा। तो संवहन के द्वारा क्या है ऊष्मा द्रवों तथा गैसों में स्थानांतरण होती है। तो द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा है वो संवहन के द्वारा ही स्थानांतरण होती है। तो द्रवों में आपके जो द्रव पदार्थ है वो आ जाएंगे और गैसों में जो आपकी गैस होती है तो वो आ जाएंगी, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये सारी क्या होती है आपकी गैसें होती हैं। तो इन सभी में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो वो होता है किसके द्वारा, संवहन के द्वारा। और जो द्रव पदार्थ होगा जैसे कि आपका तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तो इन सभी में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है संवहन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो आपका विकिरण होता है, तो हमने 3 प्रकार की ऊष्मा के बारे में बात की थी कि 3 प्रकार की ऊष्मा कौन कौन सी है। उसमें हमने सबसे पहले देखा था चालन, नेक्स्ट देखा था संवहन और फिर है विकिरण। तो चालन के लिए, चालन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है ठोसों में। जबकि अगर संवहन देखा तो संवहन होता है आपका किसमें, द्रव और गैसों में। और जबकि जो विकिरण है, विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है, इसे हम ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। तो देखिए चालन, चालन मतलब कि चल गई गाड़ी, चालन मतलब कि चल गई गाड़ी। अब गाड़ियों में क्या है, ठोस पदार्थ तो लगे रहते हैं, अगर उसमें लोहे के चक्के नहीं लगे रहेंगे, लोहे की आपकी बस नहीं बनेगी तो वो कैसे चलेगी, प्लास्टिक की बस तो चलती नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि चालन मतलब कि चल गई गाड़ी, क्या है चल गई। और गाड़ी किससे बनी है, ठोस पदार्थों से बनी है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि चालन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ठोस पदार्थों में। तो ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो हमने बात की है संवहन की, तो संवहन मतलब कि जो वाहन होते हैं, वाहन के लिए क्या है, गैस की आवश्यकता होती है। बिना गैस के तो वाहन क्या चलेंगे नहीं। तो वाहन के लिए क्या है, आपको गैसों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप गैस को याद रख सकते हैं। और द्रव, अब अगर उसमें आप पेट्रोल नहीं डलवाओगे, पेट्रोल क्या है आपका द्रवित पदार्थ है, और अगर आप उसमें आप पेट्रोल नहीं डलवाओगे तब भी वाहन क्या है नहीं चलेंगे। तो क्या हो गया, द्रव और गैस, इसमें क्या है, इसमें आपको संवहन याद रखना है कि जो आपके द्रव पदार्थ है और गैसें हैं, जो आपका द्रव पदार्थ है और गैसें हैं, इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है। क्योंकि जो वाहन होते हैं ना तो वो गैस के बिना चल सकता है और ना ही द्रव के बिना चल सकता है। इन दोनों की आवश्यकता किसमें होती है, संवहन में होती है, मतलब कि वाहन को चलाने के लिए होती है। और वाहन कैसे चलेगा, जब वाहन ठोस होगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकिरण।
तो विकिरण क्या है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसे भी हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे कि देखिए विकिरण, विकिरण क्या है, किरण। तो किरण क्या है, एक जगह तो निकलती नहीं है। जब किरण फूटती है, मतलब कि आपने देखा हो कि जब सूर्य भगवान सुबह सुबह निकलते हैं, जब सूर्य भगवान सुबह सुबह निकलते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जब सूर्य भगवान सुबह सुबह निकलते हैं तो वो क्या है, जब उनसे उनकी जो किरणें फूटती हैं वो चारों साइड में फूटती है, मतलब कि चारों साइड किरणें आपको देखने को मिलती हैं। तो किरण क्या है, किसी एक जगह नहीं निकलती है, वो क्या है, चारों साइड से निकलती है। तो इसीलिए इसमें क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना। स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडरसन सेल्सियस ने सन 1742 में की। अनोखी बात यह है कि उन्होंने जल का क्वथनांक, मतलब कि उबलने का ताप कितना बताया है, 0 डिग्री बताया है, 0 डिग्री सेल्सियस बताया है, तथा हिमांक मतलब कि जमने का ताप उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस बताया था। तथापि इस प्रक्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया। सेल्सियस जो स्केल है उसकी अभिकल्पना किसने की है, तो वो की है स्वीडन के खगोल शास्त्री ने। मतलब कि स्वीडन के खगोल शास्त्री ने ही सबसे पहले इसकी कल्पना की थी कि सेल्सियस स्केल क्या होती है, उसका पैमाना कितना होता है, कितने पर वो उबलेगा और कितने में वो जमेगी वस्तु। इसकी अभिकल्पना किसने की थी, तो वो की थी एंडरसन सेल्सियस ने। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्वीडन के रहने वाले थे। और कौन थे, तो ये एक खगोल शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना कब की, तो वो की है इन्होंने सन 1742 में। तो आपको याद रखना है कि सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना किसने की है, वो एंडर्स सेल्सियस ने की है। कब की है, 1742 में की है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे और खगोल शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्या है इसमें कि इनकी जो इन्होंने बताया, सेल्सियस स्केल जो इन्होंने बताया, उसकी जो अभिकल्पना की, उसकी अनोखी बात यह रही कि जो जल का क्वथनांक है, मतलब कि जिस पर जल क्या है, उबलता है। तो क्वथनांक मतलब कि उबलना होता है। तो इनके अनुसार जल कितने में उबलेगा, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलेगा। जबकि जो इन्होंने हिमांक बताया, हिमांक मतलब कि जमने का ताप की कितने पर पानी क्या है, जम जाएगा। तो वो इन्होंने जो माप बताई है, पैमाना बताया है, वो बताया है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ये लेकिन केवल इन्हीं के अनुसार था। बाद में क्या होता है कि इस पैमाने को बदल दिया जाता है और इसको उल्टा कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो आपका क्वथनांक है, उबलने का ताप कितना हो गया है, 100 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका हिमांक है, मतलब कि जमने का जो ताप है, वो 0 डिग्री हो गया है। लेकिन अगर एंडर्स सेल्सियस के अनुसार पूछे, तो एंडर्स सेल्सियस के अनुसार जो क्वथनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो आपका हिमांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है अम्ल या एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ खट्टा है। तो जो अम्ल होता है, मतलब कि एसिड जिसे हम कहते हैं, तो अम्ल की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वो हुई है लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, तो एसिड का मतलब होता है खट्टा। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में क्या है, अम्ल पाया जाता है, मतलब कि एसिड पाया जाता है, जिसका लैटिन शब्द में अर्थ होता है खट्टा। एसिड का मतलब होता है खट्टा। नेक्स्ट है हमारा ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जो भी पदार्थ क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं। जब आप कोई चीज खाते हो और वो आपको अगर कड़वी लग रही है, इसका मतलब है कि वो क्या है, उसमें क्षार है, मतलब कि क्षारक है, उसमें क्या है, क्षारक है। लेकिन क्षारक तभी होगा जब वो क्या है, कड़वा लगे और
छूने पर क्या है एकदम साबुन की तरह लगे, तभी उसमें क्या है क्षार पाया जाएगा, नहीं तो उसमें अम्ल माना जाएगा। तो जो भी पदार्थ आपके कड़वे लगे और उसे छूने पर जब साबुन की जैसा लगे तो वो क्या है क्षारक कहलाते हैं। और अगर पदार्थ कैसे लगे, खट्टे लगे, अगर आप कोई पदार्थ खाते हो और वो आपको खट्टे लगता है, इसका मतलब है कि उसमें क्या है अम्ल मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मा रोधी होती है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। तो जो आपको सर्दियों में ठंडियों में क्या है, आपको जो गर्म कपड़े ठंडक से बचाते हैं, ठंड में जब गर्म कपड़े आपको बचाते हैं तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि उसमें वो क्या है ऊष्मा रोधी होता है। इस कारण से गर्म कपड़े क्या है हमें ठंडक से बचाते हैं और उनके बीच में जो वायु होती है वो फंसी होती है, उनके रेशों के बीच में क्या है वायु फंसी होती है। बस इसी कारण से जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें ठंडियों में अच्छे लगते हैं और वो क्या है हमें ठंड से भी बचाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो कैसे माने जाते हैं, तो वो ऊष्मा रोधी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनके रेशों के बीच में क्या है वायु फंसी होती है। इसी वजह से क्या है ठंड में हमें गर्म जो कपड़े होते हैं वो हमें ठंड से बचाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ऊन होता है वो कैसा होता है, ऊष्मा रोधी होता है। नेक्स्ट है अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है। तो जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल हो गया, तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सिरका में। नेक्स्ट क्या है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये चींटी की डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है आपके जो सिट्रिक पदार्थ होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, नींबू और आदि, जैसे इन्हीं जैसे पदार्थों में क्या है आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि हमने बात की संतरा और नींबू की। नेक्स्ट क्या है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका दही में। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल, तो ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसमें विटामिन सी होता है। तो जो आपका आंवला हो गया और सिट्रिक पदार्थ हो गए, इन सभी में क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टार्टरिक अम्ल। तो जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका इमली, अंगूर तथा कच्चे आम में। तो जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका इमली हो गई, अंगूर हो गए और कच्चे आम हो गए, इन सभी में क्या है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो आपका एसिटिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। मतलब कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो चींटी की डंक होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और जो आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। दही में होता है आपका लैक्टिक अम्ल, पालक में होता है ऑक्सैलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल, और जो आंवला हो गया और सिट्रिक पदार्थ है इन सभी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और जो आपका इमली, अंगूर और कच्चे आम है इन सभी में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। तो इन सभी को हम एक बार ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है आपका एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जब एसिडिटी होती है तो क्या है व्यक्ति अपना सिर खुजाने लगता है। जब एसिडिटी होती है व्यक्ति को तो वो क्या है अपना सिर खुजाने लगता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका फॉर्मिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, चींटी की डंक में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो एक बार हम देखते हैं ट्रिक के द्वारा। तो देखिए क्या है फॉर्मिक अम्ल।
तो जब फूल जाता है तो किसके कारण फूल जाता है? जब आपको चींटी की डंक लग जाती है, जब आपको चींटी काट देती है तो क्या है, वहां उस जगह में क्या है, फूल जाता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि चींटी की डंक, अगर चींटी की डंक लग गई तो क्या है, हमें फूल आएगा। इसका मतलब है फॉर्मिक अम्ल। इसका मतलब क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। तो फॉर्मिक अम्ल हो गया हमारा किसमें, चींटी की डंक में। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल। ये किसमें, सिट्रिक में पाया जाता है, जैसे कि संतरा और नींबू हो गया। तो इसे तो हम सीधे सीधे ही याद रख सकते हैं कि सिट्रिक मतलब कि साइट्रिक। तो ये आपका क्या है, मिलता जुलता नाम है पूरा कि साइट्रिक और सिट्रिक, साइट्रिक और सिट्रिक। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, दही में। कैसे, तो देखिए लेट और दही, मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत खट्टा दही पिला दोगे तो वो क्या है, एकदम से लेट जाएगा, वो क्या है, एकदम से लेट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सैलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। ये पाया जाता है आपका पालक में। तो देखिए क्या है आपका ऑक्सैलिक अम्ल और पालक है। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को पल भर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो वो क्या है, खत्म हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को क्या है, पल भर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, किसी व्यक्ति को क्या है, ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर उसे पल भर की भी देरी हो गई तो वो क्या है, व्यक्ति जा सकता है इस दुनिया से, वो व्यक्ति क्या है, जा सकता है। तो इसीलिए पल भर की देरी में क्या है, ऑक्सीजन चाहिए है। तो अगर पल भर बीत गए तो वो क्या है, ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाएगी और वो व्यक्ति क्या है, चला जाएगा इस दुनिया से। तो पालक मतलब कि पल भर, पालक मतलब कि पल भर, और ये किसमें पाया जाता है, ऑक्सैलिक मतलब कि ऑक्सीजन। तो पालक किसमें पाया, इसमें कौन सा पाया जाता है अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। पालक मतलब कि पल भर और ऑक्सीजन चाहिए, पल भर में ही हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि पल भर में ही हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, जो पाया जाता है आपका आंवला और सिट्रिक फल में। तो देखिए क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो देखिए क्या है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल और आंवला सिट्रिक फल। तो ऐसी कोवैक्सीन लगवाइए कि आंवला और सिट्रिक फल क्या है, हमें बहुत जल्दी खाने को मिल जाए। तो कोई व्यक्ति क्या है, कोविड से ग्रसित है, मतलब कि उसे कोविड, वो व्यक्ति क्या है, कोविड पॉजिटिव है, तो ऐसा कोविड चेक कराएं जिससे हमें क्या है, आंवला और जो हमारे सिट्रिक फल है वो हमें खाने को मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। ये पाया जाता है आपका इमली, अंगूर और कच्चे आम में। तो टार्ट्रिक अम्ल, तो अगर आप इमली खाओगे तो क्या है, टर टर करोगे, आपके दांत क्या है, एकदम खट्टे खट्टे हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, टर टर करोगे। इसी प्रकार आपका अंगूर हो गया, अगर आप खट्टे अंगूर खा लोगे तो आपके दांत क्या है, किटकिटाने लगेंगे, टर टर करने लगेंगे। इसी प्रकार आपका कच्चा आम हो गया, अगर आप कच्चे आम खा लोगे तब भी आपके दांत क्या है, टर टर की आवाज करने लगेंगे। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। एसिटिक अम्ल, सिरका मतलब कि एसिडिटी होगी तो व्यक्ति क्या है, अपना सिर खुजाने लगेगा। फॉर्मिक अम्ल, चींटी की डंक, मतलब कि अगर चींटी आपको डंक मार देगी तो फूल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, साइट्रिक अम्ल, ये पाया जाता है संतरा और नींबू में। तो ये तो आपके मिलते जुलते नाम हो गए, साइट्रिक और सिट्रिक। नेक्स्ट हमने बात की थी लैक्टिक अम्ल की। तो अगर किसी व्यक्ति को आप बहुत खट्टा दही पिला दोगे तो वो क्या है, एकदम से लेट जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी ऑक्सैलिक अम्ल, मतलब कि पालक। तो किसी व्यक्ति को क्या है, पल भर में ही ऑक्सीजन की जरूरत है, पल भर में ही ऑक्सीजन की जरूरत है। नेक्स्ट हमने बात की थी
एस्कॉर्बिक अम्ल की मतलब कि आंवला और सिट्रिक फल। इसका मतलब कि ऐसा कोविड चेक कराएं, ऐसा कोविड चेक कराना है हमें कि हमें जल्द से जल्द क्या है, आंवला और जो सिट्रिक फल होते हैं वो खाने को मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। ये है आपका इमली, अंगूर और कच्चे आम। तो अगर आप इमली, अंगूर या फिर कच्चे आम खाओगे तो आपके दांत क्या है, एकदम टर टर की आवाज करेंगे, मतलब कि वो किटकिटाएंगे। तो इस तरीके से आप इन सभी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षारक का नाम और किस में पाया जाता है। इसके पहले हमने अभी अम्ल की बात की, अब बात करते हैं क्षारक की कि ये क्या होता है और किस में पाया जाता है। तो आपका जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पाया जाता है चूने का पानी में। तो चूने का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में पाया जाता है, तो ये खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक माना जाता है। तो अगर आपको खिड़की के कांच साफ करना है तो उसमें कौन सा क्षारक काम आता है, तो वो आता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पाया जाता है आपका साबुन में। तो जो आपकी साबुन आते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कहें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर आते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पाया जाता है आपका दूध या मैग्नीशियम, मतलब कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है कि जो आपका चूने का पानी होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें पाया जाता है। खिड़की की जो साफ करने में उपयुक्त क्षारक है वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो आपका साबुन है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर आता है। और जो आपका दूध या मैग्नीशियम है या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थों के विलयन, तो ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, इन सभी में क्या है, अलग अलग रंग दर्शाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सूचक कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी पदार्थ में क्या है, अम्ल मिलना है तो उसका रंग क्या है, अलग होगा। और अगर किसी पदार्थ में क्षारक मिला है, किसी पदार्थ में क्षारक मिला है तो उसका रंग अलग होगा। और जो आपका उदासीन विलयन होता है उसमें तो कोई रंग होता ही नहीं है। तो इन सभी के रंग क्या है, आपके अलग अलग होते हैं। अम्लीय का अलग रंग होता है, क्षार का अलग होता है, और जो उदासीन है उसमें कोई रंग होता ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम सूचक कहते हैं कि ये सभी क्या है, हमें एक सूचना देते हैं कि अम्ल में कौन सा रंग है, क्षार में कौन सा रंग है और उदासीन में कोई रंग नहीं है। तो इसीलिए ये सारे हमारे सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। तो जो आपका अम्ल और क्षार है ये एक दूसरे को क्या है, उदासीन करके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका लवण है वो किन दो पदार्थों को उदासीन करके बनता है। तो अम्ल और क्षार, जब इन दोनों पदार्थों को आप उदासीन कर देते हो, नेगेटिव कर देते हो, तो उससे क्या बनता है, उससे लवण बनता है। तो अम्ल और क्षार जब एक दूसरे को क्या है, उदासीन कर देते हैं तो उससे आपका लवण बनता है। नेक्स्ट है लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो जो आपके लवण है, लवण कैसे माने जाते हैं, लवण आपका अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है और उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के आकार, आमाप मतलब की जो साइज होती है। तो पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो जो आपके पदार्थ का
आकार होता है और जो उसकी साइज होती है, उसका रंग होता है, उसकी जो अवस्था होती है, किस अवस्था में है वो पदार्थ, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर ले लेते हैं, तो चेयर का क्या है, आकार अलग होता है। और अगर हम बात करें किसी बॉटल की, तो बॉटल की साइज अलग होती है और इसी प्रकार क्या है, उसका रंग भी अलग होता है। इसी प्रकार अगर हम दोनों की अवस्था की बात करें तो दोनों की अवस्था भी क्या है, अलग होती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे भौतिक गुण कहलाते हैं कि पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे जो गुण होते हैं, ये सभी हमारे भौतिक गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए क्या है, जिन भी पदार्थों में भौतिक परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लोहे से क्या है, कील भी बना सकते हो और उसी लोहे से आप क्या है, किसी गाड़ी का क्या है, आप चक्का भी बना सकते हो। तो जब पदार्थ के भौतिक गुण में आप परिवर्तन कर सकते हो तो वही क्या कहलाता है, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार हम प्लास्टिक से भी कर सकते हैं कि प्लास्टिक का भी आप क्या है, अलग अलग सामान बना सकते हो। है तो एक प्लास्टिक ही, लेकिन प्लास्टिक से आप अलग अलग सामान बना सकते हो। तो जो आप वो परिवर्तन करते हो उस प्लास्टिक में, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उससे आपका कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल कुकर का ढक्कन, अब जो कुकर के ढक्कन में वो काला काला हत्ता लगा रहता है पकड़ने के लिए, जिससे आपको गर्म नहीं लगता, तो वो जो प्लास्टिक होती है, अगर वो प्लास्टिक एक बार ढल गई अपने आकार में, अगर वो एक बार ढल गई तो फिर दोबारा उसका यूज नहीं होता है। तो यही होता है आपका क्या, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें जंग नहीं लगती है। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, तो वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है आपका लोहे में कार्बन और क्रोमियम को मिलाया जाता है, निकेल तथा मैग्नीशियम, इन सभी धातुओं को मिलाकर ही आपका स्टेनलेस स्टील तैयार होता है, मतलब बनकर तैयार होता है। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील आता है मार्केट में, उसमें कौन कौन सी धातु मिली होती है, तो उसमें आपका लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातु क्या है, आपकी मिली होती है। लेकिन इसमें क्या है, एक बात खास है कि इसमें जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील में आपको याद रखना है कि इसमें जंग नहीं लगता है। और अगर आप इतना याद रख सके कि ये किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो ये बना है आपका लोहे में कार्बन और क्रोमियम मिलाया जाता है, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर ही आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 600 किलोग्राम से अधिक है, जो कि 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, जो कि क्या है, 7 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। और इसका जो वजन है, इसका जो भार है, वो कितना है, 600 किलोग्राम से भी अधिक है। 7 मीटर से अधिक ऊंचा है और 600 किलोग्राम से भी अधिक भारी है। उसका वजन क्या है, 600 किलोग्राम से भी अधिक है। नेक्स्ट है इसे 1600 वर्षों से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास
हो चुका था। तो जो आपका क्या है लोह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास, जो लोह स्तंभ है वो कितने वर्षों पुराना है, तो वो है आपका 1600 वर्ष पुराना है। और उसमें क्या है अभी तक जंग नहीं लग पाई है। तो जो आपका लोह स्तंभ है उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। इसके जो जंग प्रतिरोधक गुण है, मतलब जिस कारण से उसमें जंग नहीं लग पाई है, उस गुण की वजह से ये लोह स्तंभ क्या है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सभी ने क्या है इसका परीक्षण किया है, लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि इसमें जंग क्यों नहीं लगता है। बना तो लोहे का है लेकिन इसमें जंग क्यों नहीं लगा है अभी तक। इतना पानी गिरता है, बारिश होती है, सब होता है, लेकिन उसमें अभी तक जंग नहीं लग पाई है। इसी गुण का क्या है पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा क्या है उसका परीक्षण भी किया गया है, लेकिन इससे क्या है उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है कि उसमें जंग क्यों नहीं लगा है। तो जो आपका धातु प्रौद्योगिकी है उसका विकास क्या है 1600 वर्ष पहले ही हो चुका था। अभी तो छोड़िए, 1600 वर्ष पहले ही भारत में क्या है धातु प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका था। तो आपको याद रखना है कि जो आपका दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ है वो कितने मीटर ऊंचा है, तो वो आपका 7 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। और कितना उसका वजन है, तो वो आपका 600 किलोग्राम से भी अधिक वजन है। और सबसे मेन बात तो यही है कि इसमें जंग नहीं लगती है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि जो लोह स्तंभ है इसमें अभी तक क्या है जंग नहीं लग पाया है। नेक्स्ट है वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। तो जो आपकी वर्षा होती है, वर्षा को क्या है वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट है यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। तो जो आपका वर्षा मापी नामक यंत्र है वो क्या है एक सिलेंडर की तरह होता है। कैसा होता है सिलेंडर की तरह होता है, और जिसके ऊपर क्या है वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और उसके ऊपर क्या है एक कीप लगी होती है। तो ये होता है आपका क्या वर्षा मापी नामक यंत्र, कि जिसके ऊपर वो क्या है सिलेंडर के आकार का होता है, जिसके ऊपर क्या है एक कीप लगी होती है और उसी कीप में क्या है वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो किसी भी स्थान पर जो आपका तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षा, वायुवेग, इन सभी के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे मौसम कहलाते हैं। कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की जो दिन प्रतिदिन की परिस्थिति होती है आपकी वो क्या कहलाता है आपका मौसम कहलाता है। तो इन सभी से मिलकर कहें अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो जो आपका तापमान होता है, आर्द्रता होती है, वर्षा होती है, वायुवेग होता है, इन सभी से मिलकर ही क्या है मौसम का निर्माण होता है, मतलब कि मौसम बनता है। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग इन सभी से मिलकर क्या है मौसम बनता है। नेक्स्ट है तापमान, आर्द्रता और अन्य मौसम के घटक कहलाते हैं। तो जो आपके तापमान हो गया, आर्द्रता और जो अन्य घटक अभी हमने बात की है वो सभी मौसम के घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम स्थान का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो जब भी किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि हो जाती है, मतलब कि अगर किसी स्थान की क्या है आपकी जलवायु एक जैसी है, वहाँ के आंकड़े क्या है आपको एक जैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका जलवायु कहलाता है।
तो अगर किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि हो जाए, जैसे कि इसमें दिया 25 वर्ष, तो अगर किसी मौसम की अवधि, किसी मौसम का समय क्या हो जाए 25 वर्ष हो जाए उसे, तो वो उसका पैटर्न बन जाता है कि अब इस साल के बाद जो नेक्स्ट साल आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, वो कैसा रहेगा, इसका हमें पता लग जाता है पहले से ही। तो वही क्या कहलाता है, आपका जलवायु कहलाता है। कि किसी स्थान के मौसम की जब लंबी अवधि हो जाता है, लंबा समय हो जाता है, जैसे कि 25 वर्षों में जो आपके आंकड़े एकत्रित होते हैं, तो वो जो आपका मौसम बनता है, मौसम का जो वो स्थान माना जाता है, तो वो स्थान क्या कहलाता है, आपका जलवायु कहलाता है। मौसम स्थान का जो पैटर्न वहाँ का बनता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका जलवायु कहलाता है। तो किसी भी स्थान की जब अवधि बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि 25 वर्ष हो जाते हैं, तो वहाँ का एक पैटर्न बन जाता है कि इस साल के बाद ये चीज़ होगी यहाँ, और इस साल के बाद क्या है, यहाँ ये वाली चीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो 2021 है, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी जुलाई में वर्षा हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके किसी और महीने में वर्षा हो जाए, या फिर उसके आगे पीछे हो जाए। तो जो वो उसका पैटर्न बनेगा, तो वो क्या कहलाएगी, उस स्थान की जलवायु कहलाएगी। नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। तो जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपके कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में जो आपका अलास्का हो गया, और रूस में क्या हो गया, साइबेरिया हो गए। तो जो ये क्षेत्र होते हैं वो कैसे क्षेत्र माने जाते हैं, तो ये सभी ध्रुवीय क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, कांगो में, गणतंत्र में, केन्या में, युगांडा में और नाइजीरिया में। इन सभी स्थानों पर, इन सभी जगहों में क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, इन सभी देशों में क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है आपका, तो ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, और बाकी के आपके 6 महीने जो होते हैं उसमें क्या है, आपका सूर्य उदय नहीं होता है। तो जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र होता है, तो जो आपके इसके पहले हमने जो ध्रुवीय क्षेत्र की बात की थी, उन ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, एक तो 6 महीने वहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है, मतलब कि सूर्य वहाँ निकला ही रहता है, वहाँ अस्त होता ही नहीं है सूर्य। और बाकी के जो 6 महीने होते हैं तो उसमें क्या है, सूर्य उदय नहीं होता है, मतलब कि वहाँ अस्त ही रहता है। कहने का मतलब है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ 6 महीने ना तो सूर्य अस्त होता है, और ना ही जो आपके बाकी के 6 महीने बचते हैं उसमें सूर्य उदय होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता है, और बाकी के जो 6 महीने उसमें सूर्य उदय नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। तो ये तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र होता है वो किससे ढका होता है, तो वो आपका बर्फ से ढका होता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता। तो जो आपका ध्रुवीय भालू होता है व्हाइट कलर का, तो उसमें कौन कौन सी अनुकूलन क्षमता पाई जाती है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता। तो पहली क्वालिटी, पहली विशेषता तो इसकी यही हो गई ध्रुवीय भालू की कि इसके क्या सफ़ेद बाल होते हैं, और सफ़ेद
बर्फ होती है तो उस सफेद बाल के कारण ही वो क्या बर्फ में ढक जाता है, जिस कारण से वो आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो सफेद बालों के कारण ही वो क्या है सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ढक जाता है, जिसके कारण लोगों को आसानी से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है, इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो जब उसके सफेद बाल हैं और सफेद बर्फ में वो ढका हुआ है, इसी वजह से उसे क्या है जो परभक्षी होते हैं और शिकार होते हैं जो ध्रुवीय भालू को खा जाते हैं, वो क्या है इसे नहीं देख पाते हैं। तो इसके सफेद बालों के कारण ही इसका शिकार नहीं हो पाता है और इसे क्या परभक्षी भी नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। तो जो आपका ध्रुवीय भालू होता है, इसके शरीर पर क्या है बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। जो अन्य जीव जंतु होते हैं उन पर केवल एक ही परत होती है बाल की, लेकिन ध्रुवीय भालू पर क्या है 2 मोटी परतें होती हैं। नेक्स्ट है, यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। तो जब ठंड आती है तब क्या है इसके बाल ही इसे क्या है गर्म रखते हैं। नेक्स्ट है, इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, इसी वजह से उसे क्या है ठंड नहीं लगती है। तो ध्रुवीय भालू की जो त्वचा होती है उसके नीचे क्या है वसा की एक परत होती है, इसी वजह से उसे ठंड नहीं लगती है। नेक्स्ट है, इसका शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखता है। तो जो ध्रुवीय भालू है वो क्या है उसका शरीर कैसा होता है, तो उसका शरीर आपका शीतरोधी होता है जो कि इसे गर्म रखता है। नेक्स्ट है, इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आपका ध्रुवीय भालू होता है उसमें सूंघने की शक्ति क्या है सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्रुवीय भालू में सूंघने की शक्ति क्या है बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। नेक्स्ट है, यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। तो जो आपका ध्रुवीय भालू होता है वो अपने शिकार को आसानी से ढूंढ लेता है। कहने का मतलब है कि जब ये सफ़ेद है और सफ़ेद बर्फ में ढका हुआ है तो ये तो अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन जो शिकारी होते हैं वो ध्रुवीय भालू को आसानी से नहीं देख पाते हैं और जो परभक्षी होते हैं वो भी इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है, इसके नाखून मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट के किसी पेपर में पूछा गया है, शायद आपका 2019 में ही पूछा गया है कि जो आपका ध्रुवीय भालू होता है उसके नाखून कैसे होते हैं। तो उसके नाखून आपके मुड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं और पैने होते हैं। नेक्स्ट है, यह उन्हें बर्फ पर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो जो आपके ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय भालू के जो नाखून होते हैं उसके लंबे और पैने, वही नाखून क्या है उसे बर्फ पर चढ़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, ध्रुवीय भालू समुद्र में तैरते हैं, ये अच्छे तैराक होते हैं। तो जो ध्रुवीय भालू होता है वो क्या है समुद्र में तैरते रहते हैं और ये अच्छे तैराक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा वन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हैं। तो जो आपका वर्षा वन है पृथ्वी की सतह के 6% भाग को घेरे हुए हैं। तो जो आपका वर्षा वन होते हैं जो आपके वर्षा वन होते हैं वो पृथ्वी की सतह के कितने भाग को घेरे हुए हैं, तो पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।